हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बच्चे अच्छे होंगे और हर दिन की शुरुआत के साथ अच्छा करने का प्रयास कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब हमारे बोर्ड के एग्जाम है बहुत अधिक पास और हमें करनी है अच्छे से तैयारी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। मैं हूं आपकी साइंस टीचर अर्पिता पांडे और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने कुछ भी तैयारी नहीं भी की है तब भी आप किस तरह से इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ करके, समझ करके और बहुत ही कम समय में सिलेक्टेड क्वेश्चंस की तैयारी के साथ अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सभी बच्चों के साथ मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको ये बात समझनी है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपको कुछ भी नहीं आता है, तभी भी ये जो क्वेश्चंस है ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे आपके पेपर में बहुत सारी चीजें आएंगी। आपको बस करना है कि इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को अच्छे से दिन में 3 से 4 बार इन साइंस की वीडियोस को देख लेना है। जो सारी वीडियोस आपके लिए तैयार की गई हैं, ज्यादा वीडियोस भी नहीं है, ये कोर्स केवल और केवल आपके साथ में 7 लेक्चर्स है। तो आपको इन सारे सीरीज के लेक्चर्स को अच्छे से देखना है, समझना है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। बस आपको बस सेलेक्टेड चीजें ही करनी है। ठीक है ना। तो चलो फिलहाल आपको मैं ये बताती हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस कैसे तैयार किए हैं मैंने आपके लिए। ये सभी क्वेश्चंस आपके 24, 23, 25 एग्जाम में, जो ईयर 2025 में, ईयर 2024 में, 23 में आए हुए क्वेश्चंस है, इनको बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आपके लिए तैयार किया गया है, ताकि अगर आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत है, कोई टॉपिक नहीं आता है, चीजें नहीं है, तो आपको क्या और कितना सेलेक्टेड पढ़ना है कि देन यू आर गुड टू गो, कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए और आप अच्छे से फर्स्ट डिवीजन मार्क्स लेकर के आओ। तो आपको करना क्या है, आपको एक स्मार्ट लर्नर बनना है। बस मेरी बात पे ट्रस्ट करना है कि ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इनकी तैयारी करनी है। जैसे आप बस एक काम करो कि दिन में 3 से 4 बार इन सारे वीडियोस को एक बार देख लो, जितनी चीजें इनमें बताई गई बस उतना नोट डाउन कर लो। आपको सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी ही चीजें करनी है। हाँ, बट इनको रेगुलर बेसिस पे देखना है। तो आज मैं जो आपके साथ चैप्टर डिस्कस करने चल रही हूँ वो है आपका मेटल एंड नॉन मेटल और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब आप खुद ही देख सकते हो कि इस चैप्टर में केवल 10 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी और मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर से केवल 6 क्वेश्चन। तो आप सोचो 16 क्वेश्चन, और ये वो चुनिंदा 16 क्वेश्चन है कि जिनसे आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और अभी मैं आपको प्रूफ भी करूंगी कि देखो एक ही क्वेश्चन कितने कितने तरीकों से पूछा गया है, कैसे इन्हें तैयार करना है, कैसे इन्हें मेमोराइज करना है, लर्न करना है। तो ये सारी चीजें करनी है। तो गारंटेड सफलता आपके हाथ में है। बस आपको करना क्या है, ध्यान से चीजों को देखना है, समझना है और बार बार याद की एक आपके पास गोल्डन चांस है कि आप अच्छे से चीजों को करो। ठीक है ना। अगर मैं मेटल नॉन मेटल चैप्टर की बात करती हूँ तो इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 6 मार्क्स का है। मतलब कम से कम, ज्यादा भी पूछा जा सकता है लेकिन कम से कम इस चैप्टर से आपके पेपर में 6 मार्क्स के क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अब 6 मार्क्स कम तो नहीं होते हैं ना। तो सोचो मैं आपसे कही क्या रही हूँ कि केवल आपको 16 क्वेश्चंस आप कराऊंगी, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर से आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी और मेटल नॉन मेटल चैप्टर से आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन कराऊंगी। अब एक बात बताओ, अगर 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपके 6 मार्क्स, 6 तो मैं मिनिमम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा भी मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। बस कुछ स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। क्या, एक दो बातें ध्यान रखते हैं। जैसे अभी इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन, यहाँ पे डरना नहीं। ये तो मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी कि ये देखो ये सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, हम इन्हें 1 बाय 1 करके आपको सॉल्व करेंगे, कैसे याद रखना है, ट्रिक्स भी बताऊंगी, सारी चीजें की ताकि इजी भी रहे आपके लिए और अच्छे से समझ करके आप अपनी तैयारी को कर सको। ठीक है ना। तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन स्टार्ट करूं उससे पहले एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, वो ये है कि आपको एक चीज ध्यान देनी है। वो ये बात है कि भाई कोई भी क्वेश्चन पेपर में आपको छोड़ना नहीं है। ये क्लासेस आपकी सीबीएसई के लिए है और आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि सीबीएसई में स्टेप मार्किंग होती है। मीन्स अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता है ना, मान लो सपोजेड यही क्वेश्चन है, ए बी सी 3 पार्ट में है, नहीं भी आते मुझे सी पार्ट बट ए और बी तो आता है ना, तो हमें ये नहीं करके आना है कि हम ए और बी भी ना लिख करके आए। आपको स्टेप मार्किंग, मतलब आप 2 पार्ट सही करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। इवन मैं कह रही हूँ अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक ही पार्ट है, तब भी उसमें से आधी चीजें, कुछ रिलेटेड चीजें आती हैं, तो आप वही लिख करके आओ। कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है पेपर में। ठीक है ना। आई बात समझ में।
तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि मान लीजिए आप जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन याद करके गए हो वो नहीं आई है, लेकिन कोई दूसरी बैलेंस केमिकल रिएक्शन आई, तो आपको आती तो है ना, संतुलित समीकरण आपको याद तो है ना, तो आप उस जगह पे वो वाला भी लिखोगे, तो टीचर को एटलीस्ट ये लगेगा ना कि बच्चे को याद है, उसे पता है। तो इस तरह से चीजें करनी है। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपसे कहता क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि सोडियम का भंडारण केरोसिन तेल में किया जाता है, क्यों? सोडियम है क्या? एक मेटल है। अब जरा थोड़ा सा सोडियम के बारे में बात भी कर लेते हैं। ये जो सोडियम मेटल है ये बेटा हाईली रिएक्टिव मेटल है, मतलब बहुत अभिक्रियाशील धातु है, ठीक है ना। ये क्या है? बहुत अभिक्रियाशील धातु है, यानी कि ये एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। अब होता क्या है कि ये इतनी अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि ये हाईली रिएक्टिव होने की वजह से अगर हम इसे एयर में लेके आते हैं तो ये एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती है। अच्छा चलो ऑक्सीडाइज हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ऑक्सीडाइज होने के साथ साथ इसकी जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी है। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी। मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया भी था ना केमिकल चैप्टर में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती है? जो हीट को इवॉल्व करे, लाइट को इवॉल्व करे, मतलब प्रकाश का उत्सर्जन हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो, वो सभी कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। तो भाई सोडियम भी जब एयर में आएगी, अगर एयर के कांटेक्ट में आएगी तो उसमें प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ फटाफट रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हीट और लाइट इवॉल्व करेगी। अब इतनी अधिक अभिक्रियाशील है कि बहुत सारी हीट निकाल देती है, बहुत सारी लाइट एनर्जी, तो कभी कभी आग भी लग सकती है। चलो अब हम ये सोचें कि अगर ये एयर में करती है रिएक्ट तो क्यों ना इसे हम पानी में ही डुबो के रखते। हमने इसे कैरोसिन में ही भला क्यों रखा है? इसका भी रीजन है। रीजन ये है कि ये एयर के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाती है, हीट और लाइट निकालती निकालती, साथ ही ये पानी के साथ भी ऐसा ही करती है। जब भी ये वाटर के साथ में रिएक्ट करेगी, यानी कि वाटर के कांटेक्ट में आने पर सोडियम मेटल क्या करती है? ये बहुत सारी हीट और लाइट तो निकालती है, साथ में हाइड्रोजन गैस, हीट, लाइट। अब यहाँ पे क्या हमें मिलेगा? हमको हीट मिलेगी, रिएक्ट करेगी जब, ठीक है ना, वाटर के साथ में लाइट भी मिलेगी, हाइड्रोजन गैस भी मिलेगी। अब दिक्कत ये है कि ये हीट और लाइट क्या कर सकती है? आग लगा सकती, फायर कॉज कर सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इस मेटल को हमेशा किसमें? कैरोसिन ऑयल में डुबो करके रखते हैं, ताकि ना ही इसे मिले एयर की ऑक्सीजन और ना ही इसे मिले वाटर, ना ये वाटर के यानी कि नमी के, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए और ना ही एयर के। तो इस आंसर को मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख के भी दिया है, समझाया आपको, समझ करके याद करो फटाफट। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत मेहनत वैसे भी नहीं करनी है, बस इन्हें अच्छे से करना है तैयार। तो सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु है, यह वायु और नमी से जल्दी अभिक्रिया करके आग पकड़ सकती है, इसलिए इसका भंडारण कैरोसिन तेल में किया जाता है, ताकि इसका वायु से संपर्क ना हो सके। वायु से भी नहीं होगा तो वायु में प्रेजेंट मॉइस्चर, वाटर से भी नहीं होगा। हमारी वायु में, एयर में हमेशा मॉइस्चर होता ही होता है। ये बात अलग है कि गर्मियों के दिनों में कम, सर्दियों के दिनों में ज्यादा, बारिश के दिनों में तो और भी ज्यादा, बट मॉइस्चर होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर वेपर के फॉर्म में। इसलिए हमने किसमें रखा है इसे? कैरोसिन ऑयल में। आ गई ना बात समझ में? और मैं आपको बताऊं सोडियम से रिलेटेड क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है ना। तो अच्छे से इस बात को याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो भाई। कुछ धातुओं के ऑक्साइड जल में विलय होते हैं। ओके, जल में विलय का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं है कि सारे धातुओं के ऑक्साइड, साफ साफ लिखा है इन्होंने, कुछ धातुओं के ऑक्साइड्स जल में विलय होते हैं, यानी कि इनके ऑक्साइड्स को हम पानी में मिलाएंगे तो ये घुल जाएंगे, ठीक है भाई। आगे क्या कहते हैं? इन ऑक्साइडों के जलीय विलयन को क्या कहते हैं? ठीक है, इस प्रकार के विलयन का एक उदाहरण देना है, ठीक है। क्वेश्चन समझा तुमने? धातुओं के ऑक्साइड जल में विलय हैं, इन ऑक्साइड के जलीय विलयन को कहते क्या हैं, और इस प्रकार के विलयनों का एक उदाहरण भी आपको देना है। मेरी बात को समझना, जो धातु ऑक्साइड जल में घुलते हैं, सभी धातु ऑक्साइड नहीं, एक चीज एकदम पकड़ के याद कर लो, मेटल के ऑक्साइड
ठीक है ना, बहुत सिंपल वे में आपको समझा रही हूँ। मेटल के ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड कैसे होते हैं प्रकृति में? ये प्रकृति में क्षारीय होते हैं, यानी कि बेसिक होते हैं। अच्छा तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर कोई बेसिक चीज को पानी में घोलोगे तो क्या वो अम्लीय हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जब मेटल के ऑक्साइड ही बेसिक है तो उनके हाइड्रोक्साइड भी बेसिक ही होंगे, बिल्कुल सही है। तो ये जब घुल में जल में घुलेंगे तो क्या होंगे, यानी कि मेटल के हाइड्रोक्साइड। अब बोलोगे हाइड्रोक्साइड कैसे? क्योंकि कोई भी चीज जब पानी में घुलती है तो हाइड्रोक्साइड बनाती है। तो मेटल के जो हाइड्रोक्साइड होंगे, हाइड्रोक्साइड, वो भी कैसे होंगे? वो भी प्रकृति में क्षारीय होंगे। तो क्वेश्चन क्या था कि विलयन कैसा बनेगा? तो भाई सिंपल सी बात है, जो विलयन होगा वो क्षारीय विलयन तो होगा। यही तो क्वेश्चन था ना, कि जो कुछ, अब ये कुछ क्यों है? क्योंकि बेटा देखो, केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर ऑलवेज प्रेजेंट। ऐसा नहीं होता है कि सारे के सारे मेटल जो है वो पानी में घुले ही, ठीक है ना, सभी के ऑक्साइड, पहले ऑक्साइड बनेगा तभी तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है ना कि हर मेटल का हाइड्रोक्साइड, मतलब हर मेटल अपना हाइड्रोक्साइड बनाए, सारी मेटल पानी में घुले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लिखा है कुछ, है ना, सब नहीं। कुछ होंगी विरोधी टाइप की, नहीं घुलेंगी। तो यहाँ पे बात है, लेकिन जो घुलते हैं वो क्षारीय होते हैं। अब इस रिएक्शन को हम देख लेते हैं कि भाई ये रिएक्शन कैसे है। तो रिएक्शन ये कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि अभी बात सोडियम की हो रही थी, तो चलो सोडियम को ही डील कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको देखा कि ये कैसी रिएक्शन है। आगे देखते हैं कि ये था सोडियम का ऑक्साइड, और ये सोडियम के ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया और बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड। और आपको पता होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH विच इज आ प्रबल क्षार। ये क्या है? सोडियम का ये जो हाइड्रोक्साइड है ये एक प्रबल क्षार है, याद रखना इस बात को। ये एक प्रबल क्षार होता, काफी स्ट्रॉन्ग बेस है ये NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आई बात समझ में? चले आगे, बोलो बोलो, ठीक है ना, क्लियर है एकदम। अब तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं। कहता है सामान्य ताप पर मैग्नीशियम एक मेटल है, एल्यूमिनियम ये भी एक मेटल है, और जिंक ये भी एक मेटल है। बोल रहे हैं कि जब हम इन्हें नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे रखते हैं तो इन सभी मेटल्स के पृष्ठों पर एक पतली परत बन जाती है। इस परत का संगठन क्या होता है? मतलब ये जो लेयर बन रही है एक्चुअली में किस चीज की बनी है? संगठन से मतलब है इसका कॉम्पोजिशन क्या है, बना भाई किससे है ये लेयर, और इसका महत्व तो क्या है। भाई अगर बन रहा है तो क्या इसका कोई महत्व भी है या नहीं है, वो देखते हैं। तो चलो भाई देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात करते हैं कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक पे जो परत बनती है वो है क्या। देखो हमारी जितनी भी मेटल्स है ये जनरली, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सभी, हमेशा याद रखना केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते ही होते हैं, अपवाद होते ही होते हैं। तो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक ये मेटल हैं। जनरली सभी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करती हैं और उनके ऑक्साइड्स बनाती है। जैसे मेटल उसका ऑक्साइड, लाइक मैग्नीशियम का ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की मेटल एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक मेटल तो जिंक का ऑक्साइड, ठीक है ना। ये ही लेयर बन के इनके ऊपर चिपक जाता है। अब बचाता किससे है? देखो आपने ये जरूर देखा होगा, लोहे के सामान को अगर हम कुछ दिनों तक छत पे छोड़ दें, बारिश हो जाए, पानी मिल जाए, एयर तो हर जगह है ही है, तो आप देखते हो उसमें जंग लग जाती है। और अगर बहुत उसको ट्रीट ना करो, उस पे पेंटिंग ना करो, ग्रीजिंग ना करो, तो कुछ समय बाद तुम देखोगे कि वो पूरी तरीके से मेटल एकदम कोरोड हो जाती, जंग लग के खत्म हो जाती, बिल्कुल एकदम जर्जर। तो हमें क्या करता है, ये जो मेटल की ऑक्साइड लेयर है ना, ये एक्चुअली में कोरोजन जंग से बचाती है। क्यों? क्योंकि एक बात बताओ, अब ये थी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, इनके ऊपर एक लेयर बन गई। क्यों? मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो क्या बना लेगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है ना। सेम वे एल्यूमिनियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, एक काम करिए यहाँ पे प्लस ही लिख देते हैं तो ज्यादा क्लियर रहेगा, है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, MgO बना लिया। सेम वे इसने रिएक्ट करा एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में, तो रिएक्ट करके बना दिया Al2O3।
ये बेटा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड हो गया। जिंक ने भी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्यों ही पीछे रह जाता, बना लिया जिंक ऑक्साइड, जेट इज ZnO। अब यहाँ पे एक बात बताओ मेरे को कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमें ये बात देखने को मिल रही है कि ये जो ऑक्सीजन के लिए, अब इन सब ने ऑक्सीजन को पकड़ के बैठ लिया, खुद चढ़ करके बैठ गई मेटल के ऊपर, तो अब और अधिक ऑक्सीजन जो है वो नहीं छू पाएगी किसको, मैग्नीशियम को। खुद क्या करेंगी, अब खुद इन्होंने ऑक्साइड बना लिया है, तो अब क्या करेगी कि भाई अब मेटल के ऊपर ये खुद एक लेयर बना करके चढ़ गई है, तो असली मेटल जो अंदर की ओर है उसको ये जंग से बचा लेगी, उनके ऊपर कोई भी फिर कोरिजन यानी कि जंग संचारण नहीं होगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को? चलते हैं आगे। सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, बस लॉजिक समझो, जितना कह रही हूँ बस उतना पढ़ो, ट्रस्ट मी, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ बट इतनी चीजें तो आपको तैयार करनी ही पड़ेंगी, ठीक है ना? तो बस इसको आपको देखना है, इन वीडियोस को, जो चीज जैसे समझाई गई है उसे करना है। अब देखो इस तरह के भी क्वेश्चंस पेपर में आते हैं जिसमें आपके सामने दो, पहले ध्यान से समझना बेटा, दो, एक अभिकथन होगा और एक कारण होगा, मतलब एक स्टेटमेंट देंगे और दूसरा उसका रीजन देंगे। आपसे पूछेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, अगर ठीक है तो ये बताओ क्या इस स्टेटमेंट को दिया गया जो रीजन है वो ठीक है। दूसरी बात ये देखनी होती है कि क्या जो रीजन दिया गया है वो वाकई स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करो कि क्या दोनों सही हैं, या एक सही है एक गलत है, या दोनों गलत हैं। अगर एक सही है, अगर दोनों सही हैं, तो क्या जो कारण है, कारण मतलब रीजन, वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीजें हम क्वेश्चन को पढ़ करके देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को सिखाने से पहले आपको दो तीन बातें मैं बताऊंगी, बस उसको अच्छे से देख लो तो अच्छे से समझ में आएगा। स्टेटमेंट कहता है तन्यता धातुओं का वह गुण है जिसके कारण कॉपर का उपयोग खाना यानी कि भोजन पकाने के बर्तनों में किया जाता है। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। तन्यता का मतलब होता है बेटा किसी भी ऐसी मेटल जिससे, हम बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें बताऊंगी। तन्यता का मतलब होता है डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब होता है जिससे हम तार खींच करके बना सके, डक्टाइल। तन्यता का मतलब डक्टाइल, जिनसे तार बनाए जा सके। क्या बनाए जा सके? जिनसे तार बनाए जा सके, ठीक है। तो कॉपर से वायर तो बनाए जाते हैं, ये बात तो ठीक है, धातुओं का गुण है, लेकिन हम कॉपर का वायर यूज करते हैं क्योंकि कॉपर का वायर बनाए जा सकते हैं। कॉपर डक्टाइल है, मेटल्स डक्टाइल होती हैं, कॉपर भी एक मेटल है, डक्टाइल है, तार खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जा सकते हैं। लेकिन तार तो हम बहुत सारी मेटल से बना सकते हैं, तार तो हम जिंक से भी बना सकते हैं, आयरन से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इनका उपयोग तो खाना बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं। भोजन बनाने के लिए हम कॉपर का उपयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कॉपर एक ऊष्मा का अच्छा चालक है। कॉपर के अंदर ऊष्मा चालकता का गुण होता है, मींस ये हीट को अच्छे से कंडक्ट करता है, मींस जितनी हीट फ्लेम से तुम दोगे पूरी की पूरी अवशोषित करके भोजन को ट्रांसफर करेगा और भोजन पकेगा, दाल पक जाएगी, चावल पक जाएगा। लेकिन इसका कोई भी मतलब डक्टिलिटी से नहीं है, दोनों गुण हैं, कॉपर के हैं, मेटल के हैं, बट ऊष्मा चालकता और तार खींच के तार बनाए जा सके, दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। तो पूछा गया है कि तन्यता के कारण कॉपर का उपयोग भोजन बनाने में कर रहे हो, भोजन बनाने के बर्तनों में, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट तो हमारा ये टोटली रॉन्ग है। अब चलते हैं भाई कथन पे। कॉपर ऐसी धातु है जो तन्य के साथ साथ आघात वर्धनीय भी है। हाँ ये बात तो है। अब आप कहोगे तन्यता तो मैम पता है, आघात वर्धनीयता से क्या मतलब है ये भी मुझे बताती हूँ। ये तो देखो, आघात वर्धनीयता को इंग्लिश में बोलते हैं मैलेबल। क्या बोलते हैं? मैलेबल। अब देखो मैलेबल से क्या मतलब होता है ये समझो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैलेबल से मतलब ये होता है कि जिन पे अगर मैंने हथौड़ा चलाया तो हथौड़ा चलाने से वो थिन शीट में, मतलब चद्दरों में परिवर्तित हो जाए। जैसे एक बात बताओ, आपने देखा होगा ना, लोहे की टीन आती है, ठीक है ना, जो डाली जाती है ऐसे छत वगैरह पे, मीन्स अगर हम बहुत ज्यादा कॉपर को पीटे तो कॉपर एकदम पतली थिन शीट में
चेंज हो जाएगा, गोल्ड भी सेम वे, आयरन भी तो मेलेबल है। कॉपर ऐसी धातु है जिसके तार भी बनाते हैं, कॉपर ऐसी धातु है जो आघातवर्धनी भी, अगर हम हथौड़े से कॉपर को पीटेंगे तो वो पतली पतली थिन शीट्स में, जैसे कागज होते हैं ना, वैसे थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉपर जितना मतलब कागज जितना ना सही, बट फिर भी शीट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यानी कि अभिकथन ए जो है वो गलत है बट कारण सही है। तो अब देखो इसमें से सही कौन सा है, ए और आर दोनों सत्य है ना, पहले काट दिया। ए और आर दोनों सत्य हैं, जितना ही जैसे ही पढ़ा सत्य ना, दोनों सत्य तो है ही नहीं। ए सत्य है लेकिन आर असत्य ना, उल्टा है, ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। तो हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। तो पेपर में जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इन्हें इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो द करेक्ट आंसर वुड बी डी। ओके, जल्दी से अब आगे की ओर चलते हैं। पूछा जा रहा है इसमें से निम्न घनत्व, मतलब जिनकी डेंसिटी सबसे कम हो, तो वो होती है लिथियम। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बस आपको याद रखना है कि लिथियम है जो काफी ज्यादा हल्की मेटल है, मतलब इसकी डेंसिटी काफी कम है। तो यहाँ पे थर्ड का जो आंसर होगा वो होगा ए, दैट इज लिथियम। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। फिर हम बात करते हैं वह कौन सा ऑक्साइड है जो HCl से अभिक्रिया करने के साथ KOH से भी अभिक्रिया करता है। अब यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, क्या वो कौन सा ऑक्साइड है इस पे बाद में चलते हैं, पहले इस तरह से सोचो। पेपर में भी आपको इस तरह से सोचना होता है, क्या कि यहाँ पे बात कर रहे हैं HCl जो कि एक अम्ल है। बोलो सही कह रही हूं ना? KOH क्या है? एक क्षार है, इसके साथ में OH लगा है ना, क्षार है, और इसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, ये अम्ल है। यानी कि ऐसी भी कोई मेटल है क्या जिसका ऑक्साइड अम्ल से भी अभिक्रिया कर सकता है, क्षार से भी कर सकता है? हाँ। अब यहाँ पे तुम्हें एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, इसके लिए मैं एक शॉर्ट तरीके से तुम्हें छोटी सी चीज समझाती हूँ और बस वो सीख लो, क्योंकि उससे चीजें कुछ ना कुछ पूछी जाती है। देखो बेटा, एक होते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड्स। क्या होते हैं? यहाँ पे एक चीज सीखनी है तुम्हें, पहले वो सीखोगे तब फिर आगे चल, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना, जिन्हें हम कहते हैं एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फो का मतलब ही है बेटा बोथ। याद रखना, कहीं पे भी तुम्हें एम्फो एम्फी शब्द मिले मीन्स बोथ। पता है मेढक पानी में भी रहता है, जमीन पे भी चल सकता है, वो एम्फीबियन है, दोनों में रह सकता है। सेम वे उभयधर्मी ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो एसिड से भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस से भी रिएक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ, दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा ये भी देख लीजिए। ये है हमारा Al2O3, ये हमारा करेक्ट आंसर है Al2O3। ठीक है, आई बात समझ में? Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये भला कैसे रिएक्ट करता है, कि करेक्ट आंसर है। मैं आपको भी प्रूफ करके भी दिखाऊंगी कि देखो भाई कैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड HCl से भी रिएक्ट कर रहा है, सेम वे ये हमारे बेस से भी रिएक्ट करेगा। ठीक है, चलो देखते हैं। Al2O3 जब रिएक्ट करता है HCl से, वहां पे था ना जो HCl से भी रिएक्ट करे और KOH से भी, तो ये 6HCl से रिएक्ट करता है और बनाता है 2AlCl3 प्लस 3H2O। क्या बनाता है? 2AlCl3 प्लस 3H2O, यानी कि एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है ना? सेम वे अगर हम बात करते हैं, Al2O3 जो है वो KOH के साथ में रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये बनाएगा 2KAlO2, ठीक है ना, प्लस वाटर।
ये जो 2KAlO2 बनाता है इसे हम बोलते हैं पोटेशियम एल्यूमिनेट। याद कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं ये, पोटेशियम एल्यूमिनेट। ठीक है, आई बात समझ में? तो तुम देख पा रहे हो कि हाँ भाई इसने तो HCl से भी रिएक्ट किया, तभी तो ये सॉल्ट बनाया और यहाँ पे भी बनाया। तो फिर हमारा एल्यूमिनियम ऐसी ही एक मेटल है जो एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है ना? आई बात समझ में? क्लियर हो गया? तो यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम मेटल के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं नेचर में। आगे की ओर देखते हैं। अब कहा गया है उपयुक्त, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई पेपर नहीं है जहां भर्जन या निस्तापन से क्वेश्चन ना आए। तो तुम तो पेपर में पक्का करके आने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे सीख के ही जा रहे हो। तो भर्जन और निस्तापन हर चैप्टर से सिर्फ वो चीजें पिक करी गई हैं जो पेपर में आनी ही आनी है, तो बस पढ़ना जरूर है। पूछा गया है कि भर्जन और निस्तापन के बीच दो मुख्य अंतर बताने हैं। अयस्क के भर्जन और निस्तापन के पश्चात प्राप्त उत्पाद से धातु का अपचयन किस प्रकार करेंगे। मीन्स जब भी हम भर्जन और निस्तापन कर लेंगे तो हम उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कि भाई ठीक है वर्जन क्या निस्तापन क्या, बट अभी कंप्लीट मेटल तो मिली नहीं, जो मिलेगा वो मिलता है मेटल का ऑक्साइड। लेकिन क्या तुम्हें मेटल का ऑक्साइड चाहिए? नहीं भाई, हमें तो मेटल चाहिए। तो उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि मेटल के ऑक्साइड से हमें मेटल मिले? इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण यहाँ पे लिखने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं व्हाट इज भर्जन एंड व्हाट इज निस्तापन। तो बात करते हैं भर्जन की। बहुत सिंपल डेफिनेशन मैंने आपके साथ शेयर की है। भर्जन का मतलब होता है वो ओर्स जिनमें सल्फाइड की अशुद्धियां हो, सल्फाइड के रूप में। तो सल्फाइड अयस्क को जब हम वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ये ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? ध्यान देना है आपको, ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदल गया? ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। लेकिन हमें ऑक्साइड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें हमारी मेटल चाहिए। तो क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं। अब बात करते हैं निस्तापन क्या होता है। निस्तापन में सल्फाइड अयस्क नहीं, बस इतना ही अंतर है, दो मेन अंतर है। भर्जन में सल्फाइड अयस्क, निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क। भर्जन में हम उपस्थिति में वायु में गर्म करते, वायु की उपस्थिति में, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि निस्तापन में हम या तो कहीं कहीं तुम्हें मिलेगा सीमित वायु में, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा वायु की अनुपस्थिति में, दोनों ही बातें ठीक है। लेकिन निस्तापन में हम कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में क्या करते हैं? अधिक ताप पर गर्म करेंगे। सेम यहाँ पे भी हमको क्या मिलेगी? मेटल मिलेगी, लेकिन अपने ऑक्साइड फॉर्म में मिलेगी। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जिंक सल्फाइड और मरकरी सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ये तो वायु की उपस्थिति में है, गर्म किया तो ZNO और HGO मिला। यहाँ पे हमने जिंक कार्बोनेट को, क्योंकि कार्बोनेट अयस्क को गर्म किया तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। आई बात समझ में? क्या मिला? जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिला। लेकिन अब हम इन ऑक्साइड से अपनी मेटल को कैसे निकालेंगे? कार्बन के अपचयन के द्वारा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? कार्बन के अपचयन के द्वारा निकालेंगे। तो पहले तो अब यहाँ पे इनके बीच के दो बेसिक डिफरेंसेस देख लेते हैं। भर्जन, वायु की भूमिका क्या है? वायु की ऑक्सीजन की अधिकता में। निस्तापन, अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में। मैंने कहा ना कहीं कहीं अनुपस्थिति तो कहीं कहीं पे सीमित मात्रा, यानी कि लिमिटेड एयर में। इसमें क्या होता है? मुख्यतः सल्फाइड अयस्क है जो ऑक्साइड में बदल गई। यहाँ पे कार्बोनेट फॉर्म में ऑक्साइड अयस्क थी जो कार्बोनेट फॉर्म में थी, ऑक्साइड में बदल गई। तो अयस्क का प्रकार यहाँ पे सल्फाइड है, वहां पे कार्बोनेट है। अब लेकिन दिक्कत ये है कि हमें चाहिए ऑक्साइड फॉर्म से हमारी मेटल। तो हम करेंगे क्या? हम सिंपली इतना ही करेंगे यहाँ पे कि जो हमारी ये मेटल है उसका कार्बन के द्वारा अपचयन कर देंगे। अपचयन मतलब रिडक्शन कर देंगे। होगा ये कि कार्बन ऑक्सीजन लेकर के चला जाएगा। अब ये जो जिंक ऑक्साइड है इसमें से कार्बन ने इसका ऑक्सीजन लेकर के चला गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया और बदले में मिल गई हमारी प्यारी मेटल हमें जिंक। यानी कि चाहे ZNO हो चाहे कोई भी हो, सभी अल्टीमेटली यहाँ पे सब ऑक्साइड फॉर्म में ही तो है ना। HGO होता तो भी यही होता।
कि यहाँ पे कार्बन जो है वो मरकरी ऑक्साइड से ऑक्सीजन लेके चला जाता, मरकरी अलग हो जाती, जिंक अलग हो जाती, कॉपर ऑक्साइड होता तो कॉपर अलग हो जाती। यानी कि अल्टीमेटली हम क्या कर पाते, कार्बन के द्वारा अपचयन करा करके उससे हम वहां से उसके ऑक्सीजन को हटा सकते हैं और हमें प्योर फॉर्म में मेटल मिल जाएगी। तो ये सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो प्राप्त धातु ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा गर्म करके धातु उसके रिस्पेक्टिव मेटल में चेंज किया जा सकता है। आई बात समझ में? समझ गए भर्जन और निस्तापन क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं और कैसे तुम्हें उनके ऑक्साइड फॉर्म से मेटल मिलेगी। बस इतनी इतनी चीजें याद करनी है आपको, ठीक है। सिर्फ 1 घंटे के वीडियो है जो बार बार आपको देखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे देखते हैं। अब बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण को दर्शाने के लिए नामांकित आरेख चित्र खींचिए। उल्लेख कीजिए क्या होता है जब हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन यानी कि विद्युत अपघट्ट से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब क्या होगा वो हमें देखना है। देखो होता क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक इम्प्योर मेटल होती है जिसको शुद्ध करना है, अशुद्ध धातु है तभी तो उसे शुद्ध करना है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे भर्जन और निस्तापन क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पे हम विद्युत अपघटनी परिष्करण क्यों कर रहे हैं, परिष्करण क्यों कर रहे हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग क्यों कर रहे हैं या इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये क्यों कर रहे हैं। देखो जो मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है उनको फिर हमें करने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। कॉपर भी उन्हीं में से एक है। तो हमें सिंपली ये करना है कि जो अशुद्ध मेटल है उसका एनोड बनाना है। एनोड बनाने के लिए कुछ नहीं करना, अशुद्ध मेटल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो एनोड बन गई। अब क्या होगा, जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं उसी मेटल का सॉल्ट के विलयन लेना है, उसी मेटल का लवण का विलयन लेना है। कॉपर के लवण का विलयन होगा कॉपर सल्फेट, उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देंगे तो वो होगा अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। क्या होगा, अम्लीय कॉपर सल्फेट का विलयन। ठीक है ना। हमने क्या लिया, कैथोड की, हमने सिंपली क्या किया, कॉपर की रॉड ली, उसे अम्लीय कॉपर सल्फेट के विलयन में मिला दिया एनोड को। उसके बाद हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि यहाँ से जो कॉपर के आयंस है वो निकलेंगे, किधर की ओर जाएंगे, कैथोड की ओर मूव करेंगे। किधर की ओर मूव करेंगे, कैथोड की ओर मूव करेंगे। तो ये सभी मेटल्स कहाँ निकल कर चले गए, कैथोड की ओर चले गए। ठीक है ना, उस पर चिपकते गए। क्यों, क्योंकि कॉपर के आयंस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। हमने क्या किया, अशुद्ध धातु का एनोड बनाया। जैसे 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 ही हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की वहां से कॉपर आयंस निकलने लगेंगे। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा, है ना। तो क्या होगा, कॉपर आयन डिसोशिएट टूट टूट करके निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में। गंदगी जो है वो एनोड मड के रूप में, एनोड पंख के रूप में नीचे जमा होंगे। शुद्ध कॉपर के आयंस है वो कहाँ चले गए, कैथोड पे चले गए। धीरे धीरे करके कैथोड पे हमें शुद्ध तांबा यानी कि कॉपर, और एनोड पे तो हमने शुद्ध तांबा रखा ही था। विलयन हमें क्या लेना है, अब ये नहीं करोगे कि विलयन अगर कॉपर की धातु ले रहे हो तो कॉपर सल्फेट का ही लोगे, ऐसा नहीं करोगे कि धातु अपने कॉपर की लिए और विलयन आप आयरन का ले लो, फेरस सल्फेट ले लो, नहीं। जब भी आप अशुद्ध लोहे की रॉड लोगे तब फिर आप वहां पे FeSO4 का लोगे। जब भी आप अशुद्ध तांबा लोगे तो आप इस तरह से करोगे। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को? चले आगे। अब इसी प्रोसेस को मैंने आपको लिख करके भी यहाँ बताया, वहां पे हमने समझ लिया। अब आगे देखते हैं क्या करते हैं। एनोड पे अशुद्ध धातु, कैथोड पे शुद्ध धातु मिल गई। इलेक्ट्रोलाइट हमने अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। किया क्या, एनोड से कॉपर आयन निकलेंगे, कैथोड पर शुद्ध कॉपर के रूप में जमा होते जाएंगे। अशुद्धियां जो है वो नीचे एनोड मड के रूप में जमा होती जाएंगी। क्लियर है मेरी बात सभी को? तो हमें अशुद्धियां कहाँ पे मिली, अशुद्धियां हमें एनोड मड के रूप में नीचे जमा होती मिलती जा रही हैं। क्लियर हो गई ना सभी को बात? ठीक है, चलते हैं आगे। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन सिखाऊंगी, एंड ट्रस्ट मी बच्चों, ये 10 क्वेश्चन तुम कर लोगे ना तो आपके 7 मार्क्स तो पक्के हैं, बल्कि आप उससे ज्यादा ही इस चैप्टर से स्कोर करोगे। तो बस चलो सीखते हैं वो 10 क्वेश्चन है कैसे। पहले तो आपके सामने ये रख दिया कि कुछ इस तरह से वो क्वेश्चंस होंगे। अब इनको देखते हैं कि इनको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन कहता है इमली का रस, हाँ भाई वही इमली का रस जो इमली खट्टी खट्टी से होती है जिसकी तुम चटनी खाते हो,
पूछा जा रहा है कि बताओ इसका कारण इस रस में एक अम्ल की उपस्थिति का होना है। और ये करता क्या है, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है भाई, बिल्कुल करता है। मैं खुद मानती हूं कि इमली का रस क्या करेगा, टर्न कर देगा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में। किसमें? टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। बट क्यों, ऐसा कैसे कर देता है इमली का रस? एक्चुअली में इमली का रस में जो चीज होती है वो होता है एक एसिडिक सब्सटेंस, यानी कि इमली का रस एक अम्ल है। क्यों? क्योंकि इमली के रस में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर देखेंगे, इमली के रस में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड, तो इसका है आंसर सी सही। ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि ये क्यों कर दे रहा है, क्योंकि एसिड ऐसा करते हैं। मैंने एक आपको आज एक दो शब्द याद करा रही हूँ, तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। किससे रिलेटेड? आपका लिटमस पेपर से रिलेटेड। याद कर लो ABR और BRB। अब बोलोगे मैम ये ABR और BRB क्या होता है? देखो ABR ये कहता है कि एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाता है रेड में। एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा, बदल जाएगा रेड लिटमस पेपर में, लाल कलर के लिटमस पेपर में। ये कहता है ABR। यहाँ पे यही तो था ना कि इमली का रस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। BRB का मतलब क्या होता है? BRB का मतलब होता है बेस। बेस की प्रेजेंस में क्या होगा? बेस की प्रेजेंस में हमें ये देखने को मिलेगा कि बेस कर देता है रेड को ब्लू में। रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, ब्लू लिटमस पेपर में। आई बात समझ में? क्लियर है सभी को? तो ये है सारी कहानी एसिड और बेस की, ABR और BRB। एसिड की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड, एंड बेस की प्रेजेंस में ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर टर्न्स इनटू द ब्लू। तो ABR और BRB से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, और आप सभी क्वेश्चन सही भी करके आओगे। यहाँ यही कहा गया था कि इमली रस में ऐसा कौन सा एसिड है जिसकी वजह से ये नीले लिटमस को, यानी कि ब्लू को, क्योंकि वो एसिड है, किसमें कन्वर्ट कर रहा है? रेड में। तो वो एसिड था टार्ट्रिक एसिड। आगे देखते हैं। अब इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पॉसिबल सारे क्वेश्चंस को यहाँ रखा है। क्वेश्चन हो रहा है आपके साथ में कि निम्नलिखित टेबल को देखो। देख रहे हैं भाई? पूछा गया कि ये बताओ प्राकृतिक स्रोत और उसमें उपस्थित अम्ल किसके किसके आगे सही सही लिखे। तो अभी तुम देख के आए कि इमली में होता है टार्ट्रिक एसिड, यानी कि देखो मैंने कहा ना उसी से रिलेटेड है ना। अब इमली में टार्ट्रिक एसिड है, बिल्कुल करेक्ट बात है। टमाटर में क्या एसिटिक एसिड होता है? नहीं भाई, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ये तो गलत है। चींटी के डंक में क्या ऑक्सैलिक होता है? नहीं नहीं, अभी सिखाया ना, टमाटर में होता है ऑक्सैलिक। चींटी के डंक में होता था मैथेनोइक होता है। तो ये भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। ठीक है। नेटल के डंक में हम बात करें, चींटी के डंक में ऑक्सैलिक नहीं होता है, नेटल के डंक में मैथेनोइक होता है, चींटी के डंक में भी मैथेनोइक होता है। तो हम अगर बात करें तो ये जो फोर्थ वाला है ये तो करेक्ट है भाई। अगर हम बात करते हैं ये फोर्थ वाला तो करेक्ट है, इसमें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। तो बताओ कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे फर्स्ट और फोर्थ लिखा है? C ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आंसर C। आई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सभी बच्चे बताएंगे। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलते हैं आगे। हमारे शरीर के कार्य करने के लिए याद करो, हमारा इतना बड़ा शरीर बड़े ही नैरो रेंज के पीएच पे काम करता है। अगर उस रेंज से बाहर गए तो गड़बड़ हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी, हाई बीपी हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। तो वो रेंज है क्या? अभी याद कर लो। हमारा शरीर 7 से 7.8, यानी कि देखा जाए पूरी कहानी ये 0.8 pH के बीच में ही है। 7.8 से ज्यादा हुआ तो बेसिक हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम। 7 से कम हुआ तो एसिडिक हो जाएगा, तो भी प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर होगा आंसर C। सेकंड का जो आंसर होगा डेट इज C, यानी कि 7.0 से 7.8। आई बात समझ में? फिर हम बात करते हैं यहाँ पे पीएच के किस मान पर दंत क्षय होने लगता है। तो पीएच के 5.1 से अगर कम हो गया पीएच मुंह का,
तो फिर जो दांत है वो खराब होने लगते हैं, घिसने लगते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा सिक्स्थ का ए, डेट इज 5.1। आई बात समझ में? क्या होगा? 5.1। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आपका 5.1। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, ये एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, बड़ा क्वेश्चन देके डरना नहीं होता है, बहुत सिंपल होते हैं इनके आंसर्स। आपसे ये सिंपली बोल रहा है कि ये 0 से लेकर के 14 तक एक रेंज है पीएच स्केल की। पूछ रहा है कि अगर पी कोई प्रबल अम्ल हो, मान लिया मैंने पी कोई प्रबल अम्ल है और क्यू कोई प्रबल क्षार है, ठीक है ना, यहाँ देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पढ़ रही हूँ। बोल रहा है कि पी कोई प्रबल अम्ल है और क्यू कोई प्रबल क्षार है, तो पीएच स्केल पे आप पी और क्यू को कहाँ पे रखोगे? देखो एक चीज हमेशा याद रखना, 7 अगर किसी का है, किसी का पीएच अगर 7 है, यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रही हूँ और बस उसको याद कर लोगे, देन गुड टू गो, कुछ भी कहीं प्रॉब्लम बचेगी नहीं। देखो पीएच स्केल में होता ऐसा है, बीच में हो गया 7, इधर हो गया 0 से स्टार्ट, इधर हो गया 14। ये बीचों बीच पीएच जिसकी 7 है वो विलयन होता है उदासीन, न्यूट्रल। 7 से कम तुम जितना जाओगे एसिडिक होते जाओगे, यानी कि वो विलयन कैसा होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। 7 से ज्यादा जितना तुम जाओगे विलयन कैसा होता जाएगा? क्षारीय होता जाएगा। मतलब 8 क्षारीय, 9 क्षारीय, 14 तो बहुत क्षारीय है। तो पूछ रहे हैं कि पी को किधर रखूं? 7 से जितना कम जाऊंगी वो अम्ल होता जाएगा, मुझे बनाना है प्रबल अम्ल। तो मैं सिंपली कह दूंगी कि मैं 0 और 2 के बीच में, अगर मैं समवेयर बिटवीन 0 to 2 पी रख दूं तो वो एक प्रबल अम्ल हो जाएगा। अगर समवेयर का मैं 13 और 14 के बीच में क्यू को रख दूं तो वो एक प्रबल क्षार हो जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है ना। फिर कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच 7 है, उस यौगिक का नाम बताओ जिसका आप इस विलयन के पीएच में वृद्धि करने के लिए यूज करोगे या पीएच में कमी करने के लिए। एक विलयन है जिसका पीएच एक्चुअली में है 7 है, मतलब वो उदासीन है, ठीक है ना। उसके पीएच में वृद्धि करने का मतलब समझ रहे हो, उसे क्षारीय बनाने के लिए क्या करेंगे हम, और पीएच में कमी करने के लिए क्या करेंगे, तो देखते हैं भाई। क्षारीय बनाने के लिए क्षार मिलाएंगे, अम्लीय बनाने के लिए उसमें अम्ल मिलाएंगे। तो पूछा गया है प्रबल अम्ल, ये तो मैंने आपको बताया 0 और 2 के बीच में रख देंगे, क्षार बनाने के लिए 12 से 14 के बीच में रख देंगे। अगर पीएच 7 है तो वो एक उदासीन, न्यूट्रल, तटस्थ, या फिर हम कह सकते हैं उदासीन विलयन, जो कि शुद्ध जल, प्योर वाटर ऐसा ही होता है। पीएच बढ़ाने के लिए यानी कि उसे बेस बनाने के लिए, याद करो मैंने याद कराया था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रबल क्षार है, तो हम उसमें NaOH मिला देंगे। और सेम वे HCl एक प्रबल अम्ल है, तो उसके पीएच घटाने के लिए हम उसमें अम्ल मिला दें, वो अम्लीय बन जाएगा, पीएच कम हो जाएगी। तो क्षार बनाने के लिए उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाएंगे, अम्ल बनाने के लिए या पीएच घटाने के लिए उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देंगे, बात खत्म। आगे देखते हैं। अब कहा गया कि जब किसी विलयन के पीएच में 4 से 2 तक की कमी हो रही है, यानी कि पहले पीएच 4 थी अब 2 हो गई, इतना तो तुम समझे ना कि वो पहले भी अम्लीय था लेकिन अब और अम्लीय हो गया। आई बात समझ में? यानी कि डेफिनेटली कुछ ऐसा मिलाया होगा जो एसिडिक नेचर का होगा, तभी तो 4 से 2 हो गई, कमी हो रही ना, पीएच 2 तो और कम होगी, 4 भी कम था, अम्ल तो था ही, बट अब और अम्लीय हो गया। तो पूछ रहा है इसके हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या फर्क पड़ेगा? बेटा पीएच जितनी कम वो उतना ही प्रबल अम्ल, और उसका मतलब है कि जितना प्रबल अम्ल, याद कर लेना इस चीज को, बहुत सिंपल लैंग्वेज में चीजें समझा रही हूँ, जितना प्रबल अम्ल उतनी ही ज्यादा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता। आई बात समझ में? ठीक है ना। इससे पीएच के रंग में होने वाले परिवर्तन क्या होंगे भाई? सिंपल सी बात है, हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता पर क्या फर्क पड़ेगा? पीएच का रंग और अधिक, जैसे जैसे ना पीएच कम होती है वो और अधिक लाल रंग होता जाता है, ठीक है ना। चलो तो पहले एक बारी यहाँ पे देख लेते हैं इसका आंसर। पीएच जब 4 से 2 होगी
तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता 100 गुना बढ़ जाएगी। पीएच में सिर्फ 2 का अंतर आया, बट H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन में 100 गुना, मतलब 100 गुना अधिक H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, मीन्स वो और भी अधिक प्रबल अम्ल हो गया, इसलिए उसका हल्के लाल रंग से गहरा लाल रंग हो गया। मीन्स रेड कलर इंडिकेट करता है किसको, अम्लीय प्रकृति को पीएच पेपर में, और वो और अधिक लाल हो गया, इट मीन्स पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा लाल। अब क्वेश्चन नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट कह रहा है कि कोई व्यक्ति अपच के कारण, जब हम कुछ खराब खा लेते हैं ना उल्टा सीधा, तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जलन होती है, मतलब बर्निंग सा फील होता है ना, ठीक है ना। क्यों, तो पूछ रहा है क्योंकि हमारे पेट में भी तो HCl एसिड है ना, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। तो पूछ रहा है कि क्यों इसके उदर के तरल पदार्थ का पीएच क्या हो सकता है। भाई हमारे पेट में, स्टमक में जो एक्चुअल में एसिड है, डेट इज एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, विच इज HCl, एक प्रबल अम्ल है HCl, जो हमारे लिए फिलहाल बेहतर है। पीएच मतलब उसकी पीएच भी काफी कम है, बट हमें भोजन को पचाने में मदद करता है। लेकिन कह रहे हैं, लेकिन जब हम उल्टा पुल्टा खा लेते हैं ना, तो इनडाइजेशन की वजह से और अधिक उसकी पीएच कम हो जाती है, वो और अधिक अम्लीय होता है। तो हमें उस एसिडिटी को कम कर, सोचे ना एसिडिटी हो गई, दिक्कत हो रही, पेट में दर्द हो रहा है, तो सोचो ना कि एसिडिटी को कम करने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक ही तो मिलाना पड़ेगा। वो बेसिक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपने शायद देखा भी होगा, एक पिंक कलर की डाइजीन की बोतल आती है, खासतौर पर जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब तो वही पिलाई जाती है इंडाइजेशन होने पे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। एक्चुअली उसके ऊपर लिखा भी होता है डाइजीन, और उसमें जो कंटेंट होता है उसमें होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला होता है उसके अंदर। क्यों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिला होता है, इतना तो तुम समझ गए होगे, हो ना हो वो क्षारीय प्रकृति का होगा, तभी तो हमें रिलीफ देगा। क्योंकि हमें एसिडिटी थी, कुछ उसमें क्षार यानी कि बेसिक मिलाओगे तो हमें रिलीफ मिलेगा, क्योंकि तब जाके न्यूट्रल होगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, इसको ध्यान से देखते हैं। अपच की स्थिति में उदर के तरल का पीएच लगभग 1 से 2 हो जाता है, अम्लीय रहता है, काफी अम्लीय है। पीएच 1 से 2 आप समझ सकते हो, काफी अम्लीय है ना। जब 2 था तब 100 गुना आए, मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन थी, 1 से 2 के बीच यानी कि 2 से कम तो और भी अधिक होगी। तो उसके उपचार के लिए हम एंटा एसिड, प्रति अम्ल, एंटा एसिड का मतलब होता है प्रति अम्ल, प्रति अम्ल का मतलब है जो अम्ल के उल्टा काम करे, है ना, जिसकी प्रवृत्ति बेसिक हो, तो वो हम मिलाते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। बस ये मिला होता है उस सिरप में या टैबलेट में, हमें आराम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लवणों के हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, बिल्कुल पता है। घर में जो नमक खाते हैं वो भी लवण है, जो किसी एसिड और बेस की क्रिया से ही बना है, बिल्कुल सही बात है। तो है तो इम्पोर्टेंस ना सिर्फ उस लवण की यानी कि NaCl की, जो टेबल सॉल्ट है, जो घरों में हम खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा भी सॉल्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जो घरों में केक बनाने में तुम बेकिंग सोडा इस्तेमाल करते हो, जो बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करते हो, है ना, ये सभी भी कैसे हैं, एक प्रकार के लवण ही हैं, तो उपयोग तो है ही है इनका, है ना। कहा गया लवणों का वर्गीकरण उसमें उपस्थित ऋणायन और धनायन के आधार पर किया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है भाई आपसे, सिंपल, हम क्वेश्चन पे अब आते हैं। उस अम्ल और उस क्षार को बताओ जिससे मिल करके बनता है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। और बेटा यही NaCl है, टेबल सॉल्ट, जिसको हम घरों में खाते हैं। फिर बोल रहा है कैल्शियम सल्फेट में उपस्थित ऋणायन और धनायन बताने हैं आपको, ओके। फिर कह रहा है सोडियम क्लोराइड और धोने का सोडा एक ही परिवार के हैं, इसको तुम पहले प्रूफ करके बताओ। पहले इन 3 क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर ये वाला लास्ट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, उस अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं जो क्या बना रहा है, जो बना रहा है हमारा NaCl। क्या बना रहा है, NaCl। तो बात करते हैं उसकी। HCl एक प्रबल अम्ल है। HCl क्या है, ये एक प्रबल अम्ल है। NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है, ठीक है ना। NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड जो है वो एक लवण है, और ये है वाटर, ठीक है ना, ये बनता है यानी कि जल है, ठीक है ना। तो ये बन कैसे रहा है, ये सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बन रहा है। तो वो प्रबल अम्ल HCl है, वो प्रबल क्षार NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ये बता दो कि कैल्शियम सल्फेट में कौन है धनायन, कौन है ऋणायन।
तो याद करो भाई, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4। हालांकि मैंने यहाँ पे लिख करके भी दिया है। इसमें से ये अपने पॉजिटिव, जब इसको पानी में मिला दो तो ये अपने धनायन कैल्शियम +2 चार्ज के साथ अलग हो जाता है, और ये अपने ऋणायन SO4 के -2 ऋणायन यानी कि एनायन बना करके अलग हो जाता है। आई बात समझ में? तो SO4 सल्फेट एक ऋणायन है यानी कि एनायन है, और कैल्शियम एक धनायन है। आई बात समझ में? नोट डाउन कर लीजिए सभी, एक एक चीज अच्छे से याद कर लेना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं। आगे बात करते हैं। फिर ये था कि मुझे ये बताओ कि सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, धोने का सोडा Na2CO3.10H2, इसका फॉर्मूला है ये। दोनों एक ही फैमिली से हैं, एक ही परिवार से हैं, इस बात को पुष्ट करो। अच्छा तुम बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि NaCl और Na2O3.10H2O के बीच में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे मैम सिर्फ हमें सोडियम दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली में ये दोनों ही जो है वो NaOH से बने हैं। ये दोनों का ही निर्माण किनसे होता है? सोडियम लवण NaOH से होता है ना। तो फिर और से बने सोडियम लवण से होता है। NaOH में जो मौजूद सोडियम लवण है ना, ये जो है Na इससे होता है, दोनों का, NaCl का भी और इसका भी, इसलिए ये एक ही परिवार के हैं। आई बात समझ में? क्लियर है ना सभी को? YNaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड एंड धोने का सोडा एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। द रीजन इज दैट कि बोथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम द NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड में जो सोडियम है उससे बने हैं, उसके सोडियम लवण से। चलो अब जरा एक क्वेश्चन जो उधर छोटू सा रह गया तो उसको देख लेते हैं। बोला जा रहा है आपसे पीएच स्केल की परिभाषा दो। अभी तो देख के आए ना, पीएच स्केल बीच में 7, इधर गए अम्लीय, उधर गए तो क्षारीय, जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा क्षारीय, जैसे जैसे पीएच कम होगा तो वो अम्लीय। अब तुम पेपर में पीएच स्केल की परिभाषा नहीं भी आती हो, तुमने उतना भी बना दिया तो भी तुम्हें मार्क्स मिलेगा। आगे बोल रहे हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाले लवण का नाम और इसकी पीएच को आप बताइए। तो सबसे पहले पीएच स्केल की परिभाषा देख लेते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 का पैमाना है जो विलयन की अम्लीय क्षारीय प्रकृति बनाता है, कि क्या ये अम्लीय विलयन होगा या ये क्षारीय प्रकृति का विलयन होगा। आई बात समझ में? तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखा कि KOH एक प्रबल, KOH एक क्षार है, H2SO4 क्या है? एक अम्ल है। ये क्या है? ये एक अम्ल है, और ये क्या है? ये एक क्षार है। क्षार और अम्ल आपस में रिएक्ट करेंगे तो K2SO4 एक लवण बनाते ही है, जिसे हम कहते हैं पोटेशियम सल्फेट यानी कि K2SO4। इसके जलीय विलयन क्या होगा? पीएच इसका 7 होगा, जो कि एक न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों हो गया भाई? क्योंकि ये भी प्रबल है और ये भी प्रबल है, ये भी प्रबल अम्ल है और ये भी प्रबल क्षार है। जब प्रबल क्षार प्रबल अम्ल आपस में रिएक्ट करेंगे, जो लवण बनेगा वो उदासीन होगा, और जब भी वो उदासीन होगा तो उसका पीएच जो है वो 7 ही होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे? पोटेशियम सल्फेट सॉल्ट बनाएंगे। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि ये, अब बहुत ध्यान से देखो कितने इजी होते हैं क्वेश्चन। ये है लवण, ये है इसका अम्ल, मतलब इस अम्ल और इस क्षार की रिएक्शन से ये लवण बना होगा। पूछ रहे बताओ क्या ये लवण की प्रकृति सही है जो लिखा है। अब ध्यान दो, इतनी बात सब लोग आज गांठ बांध करके याद कर लो। वैसे तो आज की क्लास में ही 10 बार बताया मैंने, और इस बात को तुम्हें प्रूफ भी हो गया कि सच में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि NaOH तुमने कितनी जगह देखा, गिनती कर लो। आज की क्लास में NaOH कम से कम 3 से 4 बार आया है कि नहीं आया? NaOH एक प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार है। यानी कि अगर ये प्रबल क्षार किसी प्रबल अम्ल से क्रिया करेगा तो लवण उदासीन बनेगा। समझो बात को। अगर ये प्रबल क्षार किसी दुर्बल अम्ल से रिएक्ट करेगा तो विलयन क्षारीय बनेगा। अगर प्रबल क्षार प्रबल अम्ल से रिएक्ट करेगा तो उदासीन बनेगा। अगर, ठीक है ना, तो 3 ही तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये प्रबल क्षार जो है
ये प्रबल क्षार प्रबल अम्ल से रिएक्ट करे, ध्यान से सोचो, जितना ताकतवर ये उतने ही ताकतवर अम्ल, तो विलयन कैसा बनेगा, उदासीन। यही प्रबल क्षार अगर किसी दुर्बल अम्ल से रिएक्ट करे तो कैसा बनेगा विलयन, बोलो बोलो, क्षारीय बनेगा, है ना। आई बात समझ में। तो हमें बस ये देखना है कि सामने वाला अम्ल क्या प्रबल है या दुर्बल है ना। आई बात समझ में। तो एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड CH3COOH, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे, CH3COOH ये है एसिटिक एसिड। कहाँ पाया जाता है पता है, तुम्हारे विनेगर में, सिरके में, सिरके में विनेगर में पाया जाता है। अब आप खुद ही समझ गए होंगे कि सिरके में पाया जाता है, ये नहीं कि डेफिनेटली ये एक दुर्बल अम्ल है, नहीं तो हम खाते, हम प्रबल अम्ल खाएंगे। सोच लो, प्रबल अम्ल तो हमारी पूरे मुंह आंख सबको जला देगा, तो ये एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, अभी रुक जाओ। फिर हम बात करते हैं दूसरे H2CO3 की बात करते हैं, जो नीचे लिखा है सेकंड नंबर पे। ये बेटा कार्बोनिक अम्ल है। क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। ये कहाँ पाया जाता है पता है, वातित पेय में, जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं ना, उनमें पाया जाता है। बच्चे तुरंत बोलेंगे मैम यानी कि ये भी दुर्बल अम्ल होगा। हाँ भाई, तभी तो हम कोल्ड ड्रिंक पी पा रहे हैं, लेकिन फिर भी पता है अम्ल तो अम्ल है, नुकसान तो करता ही अगर एक्सेसिव लोगे तो। फिर तीसरे नंबर पे आता है HCl। HCl के बारे में अभी मैंने आपसे बात करी भी थी कि हमारे पेट में पाया जाता है और ये एक प्रबल अम्ल है। हालांकि ये बात अच्छी है कि ये हमारे लिए पाचन में मदद करता है। कहाँ पाया जाता है, हमारे आमाशय में पाया जाता है। ठीक है ना। फिर बात आती है HNO3 की, नाइट्रिक एसिड की। HNO3 नाइट्रिक एसिड इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते बेटा। ये एक प्रबल अम्ल है। क्या है, प्रबल अम्ल है। कहाँ पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है, कार की बैटरी वगैरह में ऐसे पाया जाता है, प्रबल अम्ल है। अब इतना तुम समझ गए ना, NaOH एक प्रबल क्षार है, बाकी कैसे अम्ल है ये आपने देख लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। जब ये एक, अब तो तुम तुरंत आंसर बताओगे, ये एक प्रबल क्षार है, ये एक दुर्बल अम्ल है, तो विलयन उदासीन नहीं हो सकता, विलयन होना चाहिए था क्षारीय। तो गलत है, प्रबल क्षार है ये और ये दुर्बल अम्ल है, तो विलयन क्षारीय होगा, दुर्बल की तो कोई सुनेगा नहीं, तो ये तो सही है। आगे देखते हैं, ये एक प्रबल क्षार है, ये एक प्रबल अम्ल है, विलयन उदासीन होना चाहिए, अम्लीय नहीं होगा, गलत है। ये एक प्रबल क्षार है, ये एक प्रबल अम्ल है, विलयन उदासीन होना चाहिए, अम्लीय नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, डेट वुड बी बी। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर बी सही होगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। ठीक है, ओके, आगे की ओर चलते हैं। व्याख्या कीजिए कि बदरंगी कॉपर के बर्तन को सबने देखा भी होगा, घर में पूजा वगैरह के जो बर्तन होते हैं वो जनरली किसके होते हैं, कॉपर के ही होते हैं। उसको कैसे नींबू वगैरह से साफ करो तो चमक जाते हैं, क्यों ऐसा होता है। याद करो, मैंने तुम्हें पहले ही पढ़ाया था कि मेटल के ऑक्साइड, कॉपर क्या है, मेटल है, एयर में क्या है, ऑक्सीजन है, इजिली रिएक्ट करेगा, बनाएगा मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा भाई, क्षारीय प्रकृति का होगा, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। मेटल ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो इसे साफ करना है तो कुछ एसिडिक लेके आओ, तो नींबू एक है, दुर्बल अम्ल है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक है, अगर हम उससे साफ करेंगे तो ये क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जो है वो अच्छे से घुल जाएगी, साफ हो जाएगी, हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो बिल्कुल सही बात है कि तांबे के बर्तनों पर अगर जमी हुई हरी परत जो है वो डेट इज क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, उसको अगर हम नींबू से ट्रीट करेंगे तो वो साफ हो जाएगी, घुल जाएगी पानी में। इसलिए हम उसको किससे साफ करते हैं, नींबू के रस से करते हैं, क्योंकि ये है क्षारीय और नींबू क्या है, अम्लीय। दोनों एक दूसरे को जब अम्लीय से साफ करोगे तो वो क्षारीय परत उसमें घुल जाएगी, रिमूव हो जाएगी और बर्तन हमारा हो जाएगा साफ।
क्लियर है मेरी बात? तो इस तरह से हमने ये देखा कि कितने सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ में हो ही नहीं सकता कि इनसे रिलेटेड चीजें आपसे पूछी ना जाए। ये सभी कुछ इन चैप्टर्स के कोर है, तो आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ताकि अगर कुछ नहीं भी पढ़ा है तो भी इस स्ट्रेटेजी से डेफिनेटली आप गुड मार्क्स, एक अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे। तो बस इनको अच्छे से बार बार देखिए, याद कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है? तो फिर अच्छे से आपकी तैयारी होगी। तो ठीक है, फिर बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।